तो कोई इंसान अगर एबनॉर्मली खुश है, वजह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है, तो वो पैथोलॉजिकल हो सकता है। और सिमिलरली अगर कोई वजह नहीं है और वो उदास है, कई लोग ऐसे बोल देते हैं, हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं हम कि लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की, घर पे भी कोई परेशानी नहीं है, पैसे के मामले में भी परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों हम उदास हैं। तो उदासी जो क्लिनिकल डिप्रेशन जो है उसका लक्षण ही यही है। अब कोई इंडिविजुअल हो सकता है ओवरवेट हो पर उसको नहीं प्रॉब्लम हो, और वहीं पे जो दूसरा इंडिविजुअल है उसको उससे गिल्ट फीलिंग हो, वो उसके लिए मेजर्स भी ढूंढता है। वैसे ही लुक को लेके किसी की हाइट कम है तो उसका उसकी मानसिक सेहत पे बहुत असर पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे सोच रहा है। ये जो एवोल्यूशनरी चेंज है उसका बहुत बड़ा रोल है कि ह्यूमन जो साइकी है वो कैसे शेप होती है। तो बाकी जो लोअर ऑर्डर एनिमल्स हैं उससे ह्यूमन ब्रेन इस सेंस में अलग है कि उसको कैपेसिटी है डील करने की। लाइक जो बाकी जानवर हैं उनके पास वो कैपेसिटी इमोशनल टर्माइल को डील करने की कैपेसिटी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है और शुरू के जो साल होते हैं उसके, उसमें उसको नहीं पता होता कि मेल और फीमेल या जेंडर बाइनरी नहीं, तो जैसे जैसे अपब्रिंगिंग होती है उसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं कि तुमको मर्द होना है, तुमको मर्द दिखना है। तो यहीं से सारा जो मसला है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो एक नॉर्मल पर्सन की साइंस कैसे होते हैं। देखिए जो हमारा बिहेवियर है, आप नॉर्मल एबनॉर्मल पे जाने से पहले जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत सारी चीजों से ताल्लुक रखता है। जेनेटिक्स जिसको काफी लोग समझते हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। फिर इसमें साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। अब जेनेटिक्स बहुत तरीके से रोल प्ले करता है। हाँ, रिसर्च ये पाती है कि हमारे जो आदतें हैं वो भी जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं। मान लो अपने लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, जिसको हम मैनरिज्म्स बोलते हैं, तो वो भी जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं। फिर जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, लाइक इंडिविजुअल का जो नेचर है उसको हम ट्रेट्स बोलते हैं। नेचर है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। बाकी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके सीखने के तरीके क्या हैं, उसके चीजों को याद रखने के तरीके क्या हैं। सोशल, इमोशनल, फैमिली में कैसा रिलेशनशिप है, जो पीयर्स हैं उसके भाई बहन हैं या सिबलिंग्स हैं उनके साथ कैसा रिश्ता है, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। एनवायरमेंट फैक्टर में हमारे आसपास कोई ग्रीन स्पेसेस हैं, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, ये सब बहुत मायने रखते हैं। अगर हम सर ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे तो इसको क्या चीजें ज्यादा शेप करती हैं। क्या हम जिस तरह से ब्रेन केमिस्ट्री की बात करें या जो है ये बिहेवियर की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें, सोसाइटी की बात, क्या शेप क्या करता है इस चीज की। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज पर्टिकुलरली शेप कर रही है, ये मिक्सचर है सब चीजों का। जैसे मैंने बताया बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें जेनेटिक्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे होते हैं, फिर हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल है, न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो ये सब फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सब मिल के रोल प्ले करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल में एक ही फैक्टर ऑपरेट कर रहा हो सकता है जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर है वो पैदा करने के लिए किसी इंडिविजुअल में दो फैक्टर काम कर रहे हो, किसी में दो से ज्यादा हो। तो ये फैक्टर्स अपने आप में भी इंपॉर्टेंट हैं और इन फैक्टर्स का आपस में क्या लेना देना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे इमोशन अनस्टेबिलिटी की, तो जिसमें अगर हम बात करेंगे आज की जो लाइफ है या जो मॉडर्न लाइफ की अगर हम बात करेंगे या डिजिटल दौर की बात करें, तो क्या इसमें जो इमोशनलिटी है वो इसमें आ चुकी है। बिल्कुल, जो हमारे इमोशंस हैं वो बहुत सारी चीजों से शेप होते हैं। जैसे कि जॉब्स को लेके अनसर्टेनिटी, पढ़ाई को लेके अनसर्टेनिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स नेशनल मीडिया में आता है कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो शायद ग्रेजुएशन भी नहीं है पर एप्लीकेंट उसमें पीएचडी हैं। तो जॉब को लेके इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज हैं,
रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं जो कि इन चीजों पे भी डिपेंडेंट हैं। फिर जो सोशल मीडिया का एक्सेस है, जो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, तो ये ऐड कर देती हैं चीजें। ऑलरेडी पहले से परेशान आदमी और सोशल मीडिया का एक्सेस में यूज होना ये और इरिटेबल कर देता है। सर जब ये स्ट्रेस पैदा होता है तो इसमें जो है डिसीजन मेकिंग कितना, वो उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है डिसीजन मेकिंग? देखिए, डिसीजन मेकिंग पे तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। जब भी इंसान कोई स्ट्रेस से गुजरता है तो एक हमारा हार्मोन है, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसको हम, तो वो रिलीज होता है। ज्यादातर वो हमारे जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ फ्रंटल जो रीजन्स हैं उसमें वो अफेक्ट करता है, तो उससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो इंटरफेयर होती है। बिल्कुल सर, ये जो इससे जो एक ट्रॉमा पैदा होता है, क्या ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ही फिर असर पड़ता है या उस सारी जो उसकी फैमिली है उसको भी फिर ये असर करती है ये चीजें? ट्रॉमा उस इंडिविजुअल का तो है ही, बिल्कुल, लेकिन ये कलेक्टिव भी इसको हम बोलते हैं ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा। जैसे जो वॉर विक्टिम्स हैं या सोसाइटी में जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, चाहे वो रेस के नाम पे है, काले और गोरे का जो भेद है, या रिलीजन के नाम पे या कास्ट के नाम पे, तो ये चीजों का बहुत बड़ा लेना देना है। वो फिर उनको रिपरेशन बोलते हैं कि उनको कैसे एड्रेस किया जाए। कि कोई तो बोलेगा कि हम तो अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं कर रहे, पर उसकी पुरानी जनरेशन्स के साथ जो ट्रॉमा हुआ है उसका बहुत बड़ा बियरिंग है। और कई बार ऐसे भी, जैसे कास्ट को लेके ही मैं बात करूं तो कई लोग बोल देते हैं तो हाँ आजकल तो है ये कास्टिज्म चीज नहीं है। तो कास्ट ब्लाइंड होना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। हो सकता है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कास्टिज्म ना कर रहा हो, लेकिन ये मानना कि ये हो ही नहीं रहा, हो सकता है वो इंडिविजुअल को काले और गोरे में भेदभाव नहीं कर रहा वो इंडिविजुअल, लेकिन दुनिया में कहीं ये हो ही नहीं रहा, ये मानना भी उतना ही गलत है। तो ये ट्रॉमा रियल में जो वॉर विक्टिम्स हैं, कैटास्ट्रॉफीज होती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसी जनरेशन के साथ खत्म हो जाता है। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे अकेलापन पहले हम ये कहते थे कि कोई उनके साथ जुड़ा नहीं, लेकिन आज जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं, फिर भी वो ये अकेलेपन को क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक तो जो मेन डिफरेंस आया है कि जब हम सोशल मीडिया के दौर से पहले या अभी भी कुछ हद तक कह सकते हैं हम, जब हम किसी से इन पर्सन मिलते हैं तो हमारा वो तय होता है टाइम कि आज मिलना है, कल मिलना है, तो हमारा डेडिकेटेड टाइम तय होता है। ये सोशल मीडिया में जो इंटरेक्शंस हैं वो कई बार इसलिए फ्रूटफुल नहीं होती क्योंकि हो सकता है जब दूसरा इंडिविजुअल अवेलेबल है वो पहले वाला इंडिविजुअल हो सकता है अवेलेबल ना हो। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तो मेरी एक बार मेरी सिस्टर से बात हो रही थी फोन पे, तो शायद मैं कहीं और भी बिजी था, तो बात भी करना जरूरी था क्योंकि हो सकता है बाद में भी बिजी होता तो नहीं कर पाता, तो उनको लगा कि मैं शायद परेशान हूँ। तो फिर वो घर जब आई तो उन्होंने पूछा ऐसे कि क्या आप परेशान हो, तो फिर बातचीत करके उनको नहीं लगा ऐसा, लेकिन फोन पे बातचीत करके तो लगा ऐसा कि तो हो सकता है कोई आदमी अटेंटिव हो या नहीं हो, तो उसको हम मतलब कम कर सकते हैं चीजों को। बट डेफिनेटली ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है, जितना हम डिजिटली कनेक्टेड होते जा रहे हैं तो हमारी इंटरेक्शंस का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। वो जो इमोशनल फील, अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो जो मैं ये आपके साथ बैठ के इधर स्टूडियो में फील कर रहा हूँ वो मैं जूम मीटिंग या उस पे नहीं कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे तौर तरीके, हमारे लोगों के साथ डील करने के तरीके बदले। जिस तरह से हमने जो सोशली हम डिस्कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह से आपने कहा कि डिजिटल दौर में हम अब फोन से कनेक्ट हो रहे हैं, या जिस तरह से आपने एग्जांपल दी कि जूम मीटिंग से भी ये चीजें कर सकते हैं, क्या वो इस मेंटल इलनेस को ब्रिज कर सकती है वो चीजें? देखिए, डिजिटल वर्ल्ड का एक ब्यूटी है कि इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं। तो अभी जैसे इन चीजों का असर मेंटल हेल्थ पे तो डेफिनेटली है ही, वो तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन इन चीजों का मेंटल हेल्थ केयर में भी रोल है डिजिटल का। अब दूर दराज के इलाकों में जो रह रहे हैं उनको एक्सेस नहीं है ट्रीटमेंट का, उनके लिए इतनी दूर आ पाना बहुत मुश्किल है, तो टेक्नोलॉजी एक माध्यम है वो उन तक पहुंचने का, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज भी कर सकते हैं। तो कई बार मिल पाना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, तो ये डिजिटल वर्ल्ड में
आप वो कमी पूरी कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिजिटल जो वर्ल्ड है ये सप्लीमेंट करता है, ये एक रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता, बट इट कैन सप्लीमेंट। तो पढ़ाई इसके साथ बहुत सोशल लाइफ भी जी जरूरी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जिस तरह से हम बात करते हैं इमोशनल पेन की, तो क्या वो हमारे मेंटल हेल्थ पे भी कुछ असर डालती है ये चीजें? बिल्कुल इनका लेना देना तो है। जैसे एक नॉर्मल जो सैडनेस है और एक क्लिनिकली जो हम सैडनेस देखते हैं जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो दोनों में फर्क है। तो हम एक लफ्ज यूज करते हैं कि अनयूजुअली लो मूड तो नहीं है, और एबनॉर्मली लो या एबनॉर्मली हाई। तो कोई इंसान अगर एबनॉर्मली खुश है, वजह कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश है, तो वो पैथोलॉजिकल हो सकता है। और सिमिलरली अगर कोई वजह नहीं है और वो उदास है, कई लोग ऐसे बोल देते हैं, हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं हम कि लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई कमी नहीं है किसी चीज की, घर पे भी कोई परेशानी नहीं है, पैसे के मामले में भी परेशानी नहीं है, तो फिर क्यों हम उदास हैं? तो उदासी जो क्लिनिकल डिप्रेशन जो है उसका लक्षण ही यही है कि वो कहीं भी इंसान जाएगा वहां चैन उसको नहीं मिलेगा। अगर कहीं घूमने से अच्छा हो जाए तो फिर वो डिप्रेशन नहीं है। तो ये सिचुएशनल जो बहुत मैटर सर, अगर हम ये कंटेम्परेरी वर्ल्ड की बात करेंगे तो रिलेशनशिप में काफी जो है बिगाड़ दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको एज मतलब आप कैसे देखते हो कि इसको ब्रिज कैसे करें इन चीजों को? देखिए, रिलेशनशिप तो बहुत सारी वजहों से बिगड़ सकते हैं। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत मायने रखती है, और जिस हिसाब से हमें ट्रेन किया जाता है स्कूल्स में या घरों में ट्रेन किया जाता है वो बहुत डिफरेंट है। तो बहुत कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं। तो दो इंडिविजुअल में, चाहे वो कलीग्स हैं, सेम जेंडर के हैं या अपोजिट जेंडर के हैं, तो दोनों में बहुत वो फर्क आ जाएगा। तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे बहुत रोल प्ले करते हैं, जेंडर डिफरेंसेस बहुत रोल प्ले करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमारी जो है, एक कल्चर में हो सकता है एक्सपेक्टेड है कोई चीज, वो दूसरे कल्चर में नहीं है। जैसे कोई बोल देगा कि डॉक्टर साहब हमारे कल्चर में तो ये तू कह के बात करना नहीं है, तो हम तो आप कह के बोलते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से कम्युनिकेशन जो गैप है, कम्युनिकेशन डिफरेंसेस हैं, वो आते हैं और रिलेशनशिप फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि डिफरेंस है इन चीजों में, तो मेन और वुमेन में कितना इमोशनली फर्क होता है? तो कुछ तो डेफिनेटली बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जेंडर डिफरेंसेस हैं। वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। और उनके जो अपब्रिंगिंग के तरीके हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर लड़का है कोई तो उसको वो जो खिलौने हैं वो भी वैसे ही डिवाइस होते हैं, तो मीडिया वैसे ही तय करती है कि क्या खिलौने होंगे। हो सकता है ट्रैक्टर हो, बस हो, ट्रक, ऐसे वाले खिलौने होंगे। और लड़कियों के लिए खिलौने अलग हैं। तो मीडिया भी ये रोल काफी प्ले करती है। जैसे हमने यहाँ तक देखा कि कुछ कंट्रीज में जो मेडिसिन बनती हैं वो भी जेंडर को देख के उनकी शक्ल और वो बनाई जाती है। आपने देखा होगा रिवाइटल करके, रिवाइटल मेन और रिवाइटल वुमेन। तो माने ये मान के चल रहे हैं कि दोनों डिफरेंट हैं। तो एक बाइनरी ये सोसाइटी में क्रिएट की ही जा रही है, जबकि उतना है नहीं। जब बच्चा पैदा होता है और शुरू के जो साल होते हैं उसमें उसको नहीं पता होता कि मेल और फीमेल या जेंडर बाइनरी नहीं। तो जैसे जैसे अपब्रिंगिंग होती है उसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं कि तुमको मर्द होना है, तुमको मर्द दिखना है। तो यहीं से सारा जो मसला है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे मेडिकेशन की भी, और अगर आपकी फील्ड की हम बात करेंगे तो मेडिकेशन और थेरेपी जो इन चीज़ों से गुजरता है, चाहे हम स्ट्रेस की बात करें या डिप्रेशन का शिकार हो, तो उनको ये कितना फायदा दे सकती है ये चीज़ें, या कुछ और भी है इसके अलावा जो? डेफिनेटली मेडिसिन दें या ना दें, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या वो नॉर्मल एक लाइफ का प्रोसेस है। मान लो किसी ने किसी को खो दिया, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस है या पर्सनल लॉस है, तो उसका सब पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ लोग उससे जल्दी उभर आएंगे, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लगता है। और कई बार जब एक समय में नहीं कोई उभर रहा तो फिर हो सकता है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत, चाहे तो वो साइकोलॉजिकल तरीके से या फिर मेडिकेशन के तरीके से। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को हम
पैथोलॉजाइज नहीं कर सकते, उसको बीमारी का नाम नहीं दे सकते। तो उससे ही फिर यही कई बार लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, खुद ही वो गूगल पे पढ़ लेंगे और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही पैथोलॉजाइज कर लेंगे और फिर डॉक्टर के पास। अच्छा सर, ये भी बहुत सवाल है इस पे कि जिस तरह से आज लोग जो है जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं गूगल से पढ़ के जो है वो, क्योंकि अभी रिसर्च भी इस पे आया है, तो ये कितना इंसान के लिए, क्या ये जरूरी है या इंसान के लिए ये चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए? कुछ हद तक तो अपने बारे में जानकारी होना जरूरी है, पर यह है कि गूगल ये एल्गोरिदम ऐसे हैं कि वो आपको वो चीजें नहीं दिखाएगा, अनबायस नहीं, वो बायस होके दिखाएगा आपको। हो सकता है जो आप ढूंढना चाह रहे हो वही दिखाए। तो अगर हम अनबायस होके नहीं चलेंगे, जैसे मसलन एक एग्जांपल दूं मैं कि ये टाइफाइड फीवर है, तो टाइफाइड फीवर के लिए हम बहुत सारे किस्म की दवाई देते हैं। तो अगर कोई रेजिस्टेंट हो जाए, उसको एक दवाई से नहीं फर्क, दूसरी दवाई से नहीं फर्क हो रहा, तो कई बार हम पुरानी दवाइयां कंसिडर करते हैं जिनके साइड इफेक्ट जो हैं वो नई दवाइयों के मुकाबले ज्यादा हैं। तो अब अगर वो साइड इफेक्ट देखेंगे तो वो दवाई नहीं खा पाएगा। तो हमें वो कंटेक्ट समझना पड़ेगा कि दवाई वो क्यों दे रहे हैं, किस हालात में दे रहे हैं। तो ये तो एक ट्रेन प्रोफेशनल डॉक्टर ही बता पाएगा, कोई कॉमन मैन गूगल की हेल्प से नहीं ले पाएगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, हम अक्सर बेशतर कहते हैं कि ये माइंड का खेल है या माइंड का गेम है, तो ये इंसानी माइंड जो है किस काम कैसे करता है, ये एक ह्यूमन माइंड? देखिए, तो एवोल्यूशनरी चेंज है। बिल्कुल। तो शुरू में फिजिकल एवोल्यूशन ज्यादा था, फिर कॉग्निटिव एवोल्यूशन उसको बोलते हैं। तो अब ये जो चेंजेस हैं वो सदियों में ना होके डेकेड्स में या सालों में चेंजेस आ रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा जो रोल है, ये जो एवोल्यूशनरी चेंज है उसका बहुत बड़ा रोल है कि ह्यूमन जो साइकी है वो कैसे शेप होती है। तो बाकी जो लोअर ऑर्डर एनिमल्स हैं उससे ह्यूमन ब्रेन इस सेंस में अलग है कि उसको कैपेसिटी है डील करने की। लाइक जो बाकी जानवर हैं उनके पास वो कैपेसिटी, इमोशनल टर्माइल को डील करने की कैपेसिटी नहीं है। आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जैसे कोई भैंस का जो ये बच्चा था, उस भैंस की डेथ हो गई, तो किसी ने सोचा कि ये जो बच्चा है भैंस का, इसको अपने घर ले आता हूँ, और वहां पे उनके पास गाय भी थी तो कि ये साथ में रह के पल जाएगा। पर ये पता चला कि वो हफ्ता 10 दिन रोता ही रहा और वो नहीं बर्दाश्त कर सका। जबकि इंसानों में ये कैपेसिटी है कि वो बियर कर सके, इमोशन रेगुलेशन जो है इंसानों में बेटर है, क्योंकि कुछ जो दिमाग के एरियाज हैं वो बाकी जानवरों से बेटर डेवलप हुए हैं। तो ये ह्यूमन माइंड जिस पे अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से हमने पढ़ा है या जिस तरह से बाकी मेडिकल साइंस पढ़ा रहा है, आपका जो फील्ड है वो कैसे इस चीज को डील करते हैं, कैसे इस चीज को देखते हैं कि कैसे ये काम करता है? जो मेंटल हेल्थ फील्ड है, साइकोलॉजी कहें आप, मेंटल हेल्थ फील्ड कहें, तो ये बाकी फील्ड से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है। इसमें पास्ट लाइफ का भी इफेक्ट है। जैसे हम ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा की बात कर रहे थे, तो इसमें पहले वाली जनरेशन से चीजें आएंगी। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, और कई चीजें हैं जो अभी तक नहीं सुलझी हैं, वो अभी भी ये एनिग्मा है। तो बाकी डिपार्टमेंट से ये अलहदा है, और इसका कई बार लोग क्रिटिकली भी या इसको मिसयूज भी करते हैं कि जैसे कोई हड्डी का डॉक्टर है तो वो हड्डी देख पा रहा है एक्सरे में, उसको खोल के देख पा रहा है, उसका इलाज कर रहा है। तो हमसे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब दिमाग तो आप देख नहीं पा रहे, इसको तो सीटी स्कैन में भी नहीं आता, तो फिर इलाज किसका कर रहे हैं? तो ये क्रिटिक है इसका। तो मे बी ये जो ब्रांच है साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ है, इसमें एक पॉजिटिव ये चीज है कि ट्रांसेंडेंस की एक पॉसिबिलिटी बचती है, एक इवॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बचती है। कई चीजें जो आज समझ में नहीं है हमारे, कल को वो समझ आ सकती हैं, तो हम उस पर बेहतर काम कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन इज ए एवर इवॉल्विंग ऑर्गन। हो सकता है हमारे बाकी ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा समय के साथ चेंजेस ना आए, हमारी आंख है हो सकता है हजारों सालों से उतनी है, बट ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, उसके जो फ्रंटल रीजन्स है, जैसे जैसे हम यूज कर रहे हैं ब्रेन को, वैसे वैसे वो डेवलप हो रहा है। और इसमें जैसे कुछ नए कंसेप्ट, जैसे इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं हम, IQ, या हम लोग जानते हैं, साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि
इमोशनल क्वेश्चन भी कोई चीज होती है, फिर सोशल क्वेश्चन भी कोई चीज होती है। तो ये सब हमारे इंटरेक्शन से, डे टू डे जो इंटरेक्शन है उससे शेप होते हैं। तो इसलिए ये मेंटल हेल्थ फील्ड बाकी फील्ड से अलग ये IQ कैसे आप चेक करते हैं? और इसके बहुत सारे तरीके हैं। वो ट्रेन जो प्रोफेशनल्स हैं वो चेक करते हैं उससे, जैसे मेंटल एज कितनी है किसी की और उसकी फिजियोलॉजिकल एज कितनी है, उसके कंपैरिजन से हम देखते हैं कि उसकी अभी का इंटेलेक्चुअल क्वोशंट कितना है। इसके अलावा ये इससे रिलेटेड है, जैसे हम कहते हैं किसी को इसका जो सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है, उसका क्या है? नहीं, सिक्स सेंस के बारे में तो ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ये मतलब कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ चीज है। अगेन स्पिरिचुअलिज्म है, उसको लोग मिसयूज भी कर रहे हैं आज की डेट में। और ये डिबेटेबल इश्यूज हैं कि भगवान है कि नहीं है, सोल है कि नहीं है, ये सिक्स सेंस है ना। तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जैसे कई लोग जो मौत के करीब होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों ने उसको काम किया उस पर। तो इट इज डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, जिस तरह से ये भी कहते हैं कि हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें कहते हैं कि ये फलानी जो है, फलानी पर्सन या फलानी बंदा जो है, इसकी ये इस टाइप का है, ये इमोशनली है। दूसरा कहते हैं कि ये गुस्से वाला है। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ फील्ड है वो इसको कैसे डिफाइन करता है इस चीज को? मेंटल हेल्थ में जो क्लासिफिकेशंस हैं, सब जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उसको डिवाइड या उसको डिफरेंशिएट करने के जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, और भी कई सिस्टम है। तो उन सिस्टम में एक जो कैटेगरी है मानसिक बीमारियों की, उसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो पर्सनालिटी हर किसी की है और इसको हम 3 क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो क्लस्टर A, B एंड C समझने के लिए, तो A क्लस्टर में जो दुनिया से अलग थलग होते हैं, B क्लस्टर में वो लोग आते हैं जो बहुत ड्रामेटिक होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रामा करना, मैनिपुलेटिव होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। और क्लस्टर C में वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, वो बाकियों से ज्यादा डिपेंडेंट, दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, या चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होंगे कि टाइम पे ही पहुंचना है, टाइम पे ही जाना है, टाइम पे ही खाना है। तो वो इतने मेटिकुलस या इतने परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं कि उससे उनको भी दिक्कत हो सकती है और दूसरों को भी। तो बेसिकली जो पर्सनालिटीज हैं ये यूनिक हैं। जैसे कोई भी दो इंसानों को बोलते हैं हम कि फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, तो पर्सनालिटी सब में अलग है। तो समाज में बस एक दूसरे के साथ कैसा मेलजोल होगा वो मैटर करता है। तो एक पर्सनालिटी दूसरी को सप्लीमेंट कर सकती है। तो अगर उसको चैनलाइज नहीं किया जाएगा तो वो खुद के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और बाकियों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा। सर, दूसरी चीज जो हम कहते हैं कि एक ड्रीम का होना, तो इसको मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजी कैसे इसको देखती है? ये ड्रीम्स तो हकीकत है। ड्रीम्स ये नींद का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारी नींद की बहुत सारी फेजेस होती हैं, स्लो स्लीप से लेकर डीप स्लीप तक, और उसके अलग अलग फेजेस में ये ड्रीम्स आते हैं। कईयों में ड्रीम इतने खतरनाक हो सकते हैं कि इंसान डर जाता है, वो नींद खुल जाती है, और कई ड्रीम्स है उसमें नींद नहीं खुलती। तो ये स्लीप के वेरियस फेजेस है, उसमें ड्रीम्स, तो ड्रीम्स एक हकीकत है। अब ड्रीम्स क्यों हैं या जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसका हमारी डेली लाइफ से लेना देना है, हमारे रहन सहन से लेना देना है, हमारी जो अभी के सर्कमस्टेंसेस हैं, पहले के सर्कमस्टेंसेस हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं कि किसी को अगर ये सपना आ रहा है कि वो भाग रहा है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग फांद जा रहा है और कोई उसके पीछे लगा हुआ, उसी का अपना कोई पीछे लगा हुआ है, या उसके दांत जड़ रहे हैं सपनों में, तो ये सजेस्ट करते हैं कि वो लाइफ में उस दौर से गुजर रहा है जहां पे लाइफ उसके कंट्रोल में नहीं है। वो जल्द से जल्द अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है, पर ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं कर पा रहा। तो ये सपने जो हैं वो बेसिकली हमारे रोजमर्रा की लाइफ की हकीकत है। तो उससे कई बार हम किसी इंसान की लाइफ को समझने में हमें इजी होता है अगर हम स्लीप या ड्रीम्स की जो साइंस है वो समझ लें। अच्छा, जो इमोशंस होते हैं या जो हम कहते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जो मतलब अफेयर की बात करेंगे हम, ये होते हैं ब्रेकअप होते हैं, उनके जो इमोशंस होते हैं वो अचानक से बढ़ जाते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें या वो किस तरह से आते हैं वो चीजें? तो जो हमारे इमोशंस हैं
वो एक एसेंशियल हमारा मतलब लाइफ का हिस्सा है। और इमोशंस हमारे डिसीजंस को बहुत शेप करते हैं, मतलब कलरिंग कर देते हैं। हमारा डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो इमोशनल जब हम होते हैं तो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये जो एज है, टीनेज एज है, एडोलेसेंट जो एज है, इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है, तो ज्यादा चांसेस हैं कोई गलत स्टेप ले लेने के। इस स्टेज में ही बच्चे जो हैं वो नशे की लत में चले जाते हैं, वहीं से स्टार्ट होता है। इसी एज में नया नया कुछ सीखने का, थ्रिल लाइफ में वो सब एक्सपेरिमेंटेशन करने का यही उम्र में टेंडेंसी होती है। तो इस स्टेज में जरूरी है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि उनको गाइड किया जाए कि कैसे वो अपने डिसीजंस को शेप करें। तो उसमें अगर वो शेयर करेंगे पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ, तो उनको एक अल्टरनेटिव सोच मिलेगी कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये इमोशंस जो है कंट्रोल हो सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली इमोशंस कंट्रोल। जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी आईक्यू लेवल की, कि जिससे किसी बंदे की पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंसी पता चले, तो क्या जिस तरह से हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि हमने देखा कि कोई हमसे कहता है कि 10th तक की आई में इतना नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अचानक से वो यूपीएससी, उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है, यूपीएससी क्वालिफाई करता है। क्या ये आईक्यू लेवल चेंज हो सकती है किसी पर्सनैलिटी में? नहीं, आईक्यू लेवल तो नहीं चेंज होता, जो इंटेलिजेंस है वो तो उतनी ही रहेगी। जो जब बच्चा माँ के पेट में है फिर पैदा भी हो जाता है, तो जो उसके अपब्रिंगिंग का, उसके खान पान का, माँ के खान पान का, फिर उसके बच्चे के खान पान का, उसका रहन सहन, स्कूलिंग कैसे हुई है, बुलिंग तो नहीं हुई, तो ये आगे चल के ये सब चीजें फिक्स होने लग जाती हैं। तो एक स्टेज के बाद फिर वो नया डेवलपमेंट नहीं होता, ब्रेन की डेवलपमेंट वो रुक जाती है, टीनेज के बाद रुक जाती है। फिर एडल्टहुड ईयर्स में वो ज्यादा कोई चांस होता नहीं है उसके डेवलपमेंट होने का। तो ये जो कहना कि बाद में वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया या कम इंटेलिजेंट हो गया, वो मिथ है, वो बात सही नहीं है। अच्छा, ये दिमाग की जिस तरह से आपने बात की, डेवलप कौन सी एज तक ये होता है? देखिए, डेवलप टीन एज तो जो यूजुअली एज हम 14-15 साल बोलते हैं, तो जैसे जैसे फिर एज एडवांस होती जाती है फिर वो बहुत कम हो जाता है डेवलपमेंट। जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ हो गई ब्रेन की, अगर उसमें कमी आ गई तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। फिर जब पैदाइश के समय अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन कम चली गई, जैसे हम पूछते हैं ज्यादातर कि बच्चा पैदा होने के समय रोया कि नहीं रोया, अगर वो डिले हो जाती है उसकी क्राई, दैट मीन्स ब्रेन में ऑक्सीजन देर से पहुंची है, वो फिर भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। या फिर पैदाइश के बाद भी कोई उसको इन्फेक्शन हो जाती है तो उससे भी निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेन, जिस तरह से आपने बुलिंग की बात की अभी, ये कितना इफेक्ट करता है माइंड को? बुलिंग तो बहुत इसके खराब असर हैं जहन पे, तो वो बहुत तरीके से काम करता है। डिपेंड करता है कि वो अगर बुलिंग हो रही है तो कहीं से सोशल सपोर्ट मिल भी रही है कि नहीं, या खाली बुलिंग ही हो रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों का बैलेंस होकर चलना। अच्छा, इस मेंटल हेल्थ को कैसे हम सही हेल्दी कर सकें? क्योंकि जब भी हम आज भी कहते हैं, जो मिथ चला है, पता नहीं आप इसका जवाब दे सके, कि आज भी कहते हैं आप बादाम खाओ, ये चीजें करो, इससे आपका दिमाग जो है वो बढ़ जाएगा, इसका क्या है? नहीं, बादाम खाना तो कोई बुरी बात नहीं है, बादाम अखरोट सब खा सकते हैं। बेसिकली ये ओमेगा फैटी एसिड्स, गुड फैटी एसिड्स होते हैं, तो वो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पेशली वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, तो वो खाने से जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, तो फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बनते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिशन का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। अब ज्यादा साइंस जो है वो इसी पे काम कर रही है, इवन साइकियाट्री में भी, मेंटल हेल्थ में भी न्यूट्रिशन को बहुत स्टडी किया जा रहा है कि कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है जिनका पॉजिटिव मेंटल हेल्थ में रोल है। तो डाइट डेफिनेटली एक रोल प्ले करती है। हेल्दी कैसे रखेंगे हम अपने माइंड को? एक तो जाहिर सी बात है डाइट से, दूसरा स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके वो ट्रेन होना पड़ेगा, वो पैदाइश से हमें नहीं मिलते, हम जैसे जैसे लोगों के साथ डील करते हैं, रहते हैं, वैसे सीखते हैं। और फिर कई बार लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, वो लोग इसमें ट्रेंड होते हैं कि लोगों के जो कोपिंग स्किल्स हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, वो कई बार काम नहीं कर रही होती, तो वो प्रोन हो जाते हैं परेशान होने के लिए।
तो उसमें फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो डाइट पे डिपेंड है, वो हमारे रिलेशनशिप पे डिपेंड है, वो हमारे तौर तरीके, लोगों से बात करने के, डील करने के जो तौर तरीके हैं। जैसे आप देखेंगे रोड पे रोड रेज जिसको हम देखते हैं, तो वो लोगों को कई बार डील करना नहीं आता, कई बार इग्नोर करना नहीं आता, कई बार हमें ना बोलना नहीं आता। तो कैसे ये सब चीजें शेप करती हैं। सर रोड रेज की बात जो आपने की, इसमें जो है एक बंदे जिसको गुस्सा आ रहा है अचानक से, अभी तक तो वो नॉर्मल था, जरा से उसको कुछ हो गया रोड पे तो ये गुस्सा करना शुरू, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए एक रीजन ये भी होता है कि जब आदमी भूखा भी हो और चिढ़ा भी हो तो वो चिड़पन ज्यादा हो जाएगा। उसको हैंग्री वर्ड का भी नाम देते हैं हम। तो भूख भी लगी है और उधर से तो आप देखेंगे इतनी मतलब फास्ट लाइफ हो गई है कि लोग खाना भी मिस कर रहे हैं, टाइम पे खाना भी नहीं खा रहे, उसका भी रोल है। फिर हो सकता है आज की कोई बात है उसको बिना रिजॉल्व किए हम सो गए, वो कल तक उसका असर रहेगा। तो जो घर पे हो रहा है वो जॉब पे असर जा रहा है, उसका हमारे रोजमर्रा की लाइफ में असर हो रहा है। जो जॉब प्लेस पे हो रहा है वो कई बार स्पिल होके घर पे जा रहा है। तो ये आपकी सजेशन क्या रहेगी अगर गुस्सा है किसको तो कंट्रोल कैसे करें? तुरंत तो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे डीप ब्रेथ ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं गहरा सांस लेना, वो कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे रबर बैंड हम रिस्ट पे बांध ले तो उसको कस के छोड़ने से उससे कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इमीडिएट रिलीफ तो यही तरीके हैं। पानी अपने पास रख सकता है कोई, तो थोड़ा सा पानी पी लेने से भी फर्क पड़ सकता है। बाकी तो इस पे लॉन्ग टर्म मेजर जो है, मतलब इस पे डेलिबरेटली काम करना पड़ेगा कि वैसे मौके ही ना आए। मान लो मैं जा रहा हूँ रोड पे, मुझे मालूम है कि कोई ना कोई हो सकता है कि कार की विंडो नीचे करके तो केले का छिलका या कुछ फेंक देगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगा? तो मैं हाइपोथेटिकली अगर सोच के चल रहा हूँ कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, तो मैं बेटर हैंडल कर पाऊंगा चीजों को। तो बेटर है उसको पहले से ही चीजों को समझ के उसके लिए प्रिपेयर रहें। सर ये डोपामाइन कितना रोल करता है इंसान की लाइफ के अंदर? देखिए डोपामिन, सेरोटोनिन और बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स हैं हमारे, तो ये दो के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इसका डेफिनेटली रोल है। डोपामिन आमतौर पर समझने के लिए जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, या हमें किसी इंसान से मिलना पसंद है, हमें कोई चीज खाना पसंद है, तो ये नॉर्मली चीजें, ये चीजें जो हैं ये डोपामिन बढ़ा देती हैं। तो वही जब ये एक्सेस में हम डिजिटल वर्ल्ड में मीडिया, सोशल मीडिया कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो वो ब्रेन अलग से रिवायर होने लग जाता है। तो जो सेटिस्फाई हम जिसको हम बोलते हैं डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, तो आपने देखा होगा कि जो पहले जनरेशन्स थी, तो वो बर्फ वाली जो कैंडी आती है, तो उसमें जो ज्यादा टेस्टी पार्ट है वो बाद में खाया जाता था। पहले बर्फ वाला खत्म हो जाए, वो बाद में वो वाला खाएंगे। या घर पे किसी ने मिठाई लाई है तो पहले जो सबसे टेस्टी है वो बाद में खाएंगे, वो बचा के रखेंगे। तो आज के जमाने में ये चीज रही नहीं कि ग्रेटिफिकेशन कैसे डिले करनी है। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल मूवी देख लेंगे, कल कोई अपनी पसंद की डिश कर लेंगे। अब इंसान को अभी चाहिए, अभी कि तो वो बहुत मेंटल हेल्थ पे उसका बहुत इफेक्ट है। ये कॉन्फिडेंस के लिए मेंटल हेल्थ का होना कितना जरूरी है? मेंटल हेल्थ की डायरेक्ट इस पे बियरिंग है। अगर कोई मेंटली हेल्दी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंट कैसे रहेगा। तो जरूरी नहीं कि किसी को कोई मेंटल इलनेस ही हो, कोई बीमारी ही हो तो ही वो कॉन्फिडेंस खो देगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी, जैसे हम बात कर रहे थे ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा की, तो कॉन्फिडेंस जो है वो कई बार कम्युनिटीज में रन करता है। आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। एक बार मैं कहीं से आ रहा था बस में, तो मेरे साथ एक 12th क्लास का स्टूडेंट बैठा हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या प्लान कर रहे हो, तो उसने बोला है कि IIT के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सेकंड ऑप्शन क्या है बाई चांस? बोला हमारे यहाँ सेकंड ऑप्शन नहीं रखते। तो ये कम्युनिटीज में भी सोच जो है वो पैदा होती है। कुछ कम्युनिटीज में हो सकता है वो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने में नहीं बिलीव करते हो, जल्दी शादी करने में बिलीव करते हो, लड़कों को भी ज्यादा पढ़ाने में नहीं बिलीव करते हो। तो ये जो हमारे तरीके हैं सोचने के, ये भी कम्युनिटीज के साथ वेरी करते हैं।
तो सर सबसे ज्यादा मिथ क्या सुना है आपने अपनी फील्ड के इसमें? मिथ तो बहुत सारे हैं, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी संगत खराब होगी इसलिए ये नशे में चला गया। तो वो बाकी सब फैक्टर्स जो हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं। ये फैक्टर की हम सब प्रोन हैं, ये पहले से तय है कि कौन इंसान नशा लेगा। हम टोटली दुनिया को नशे से मुक्त नहीं कर सकते, पर कोशिश ये होती है कि बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा हो जब वो फर्स्ट टाइम कोई कंज्यूम करे। तो एज ऑफ फर्स्ट टेकिंग द सब्सटेंस जितनी डिले हो जाए तो उतना नुकसान कम हो। लुक का कितना मैटर करता है? देखिए, ये तो खुद के परसेप्शन पे है कि वो खुद को कैसे देखना चाह रहा है। अब कोई इंडिविजुअल हो सकता है ओवरवेट हो पर उसको नहीं प्रॉब्लम हो, और वहीं पे जो दूसरा इंडिविजुअल है उसको उससे गिल्ट फीलिंग हो, वो उसके लिए मेजर्स भी ढूंढता है। वैसे ही लुक को लेके किसी की हाइट कम है तो उसका उसकी मानसिक सेहत पे बहुत असर पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे सोच रहा है। तो ये दूसरा इंसान तय नहीं कर सकता कि वो कैसा फील करेगा। उसके खुद का ही समझ जो है कि मैं खुद को ऐसे देखना चाह रहा हूँ। सर आपने बाई चॉइस से चुना है अपना फील्ड? हाँ, मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो उसी दौरान बहुत सारे पर्सनल रीजंस भी हैं। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया और वहीं से फिर ये साइकेट्री की तरफ रुझान हो गया। तो मेडिकल फील्ड होने के नाते तो एक ये ऑप्शन हमारे पास रहता ही है। तो फिर वैसे ही चैनल बनते गए तो साइकेट्रिस्ट। तो आपका क्या रूटीन रहता है कि जैसे नॉर्मल बाकी लोग रहते हैं, आपका कुछ ये पता है कि कैसे मेंटली फिट रहना है, कैसे कैसी चीजें करनी, वो आपका रूटीन अलग है या ऐसी है जैसे बाकी लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट होने से हम स्पेशल हो जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मेरे से कोई जूनियर डॉक्टर पूछ रहा था कि सर आप कूल हैं इसलिए साइकेट्री में हैं या आप साइकेट्री में हैं इसलिए कूल हैं। तो साइकेट्री में होना कोई गारंटी नहीं देता कि वो बाकियों से बेहतर होगा। ये बाकी फील्ड की तरह ये एक फील्ड है। और साइकेट्रिस्ट कई लोग ये भी सोच के चलते हैं कि इसके पास बाकियों को गाइड करने का बहुत हुनर होगा। तो ये भी एक गलत धारणा है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारे मिथ हैं, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, जो मेंटल हेल्थ फील्ड के प्रोफेशनल हैं उनके पास एक एज रहता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझ के उस पर काम कर सके, पर ये कोई गारंटी नहीं देता कि वो बेहतर इंसान होंगे या दूसरों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो आमतौर पर हम कहीं जाते हैं जब, तो मैं भी जाता हूँ कहीं, तो लोग पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को कोई तरीका बता दो, कोई टिप्स बता दो। तो ऐसा कोई टिप्स नहीं होता। अच्छा, जैसे आमतौर पे कहते हैं मतलब किसी के चेहरे से पता चलता है कि ये कैसा होगा? नहीं, चेहरे से तो नहीं पता चलता, बट बॉडी लैंग्वेज जो है ये एक साइंस है। तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल सकता है कि आदमी नर्वस है या कॉन्फिडेंट है। अच्छा, आप ये समझ सकते हो कि जो आपके पास आ रहा है या आप किसी को देख रहे हो कि इसकी क्या क्या मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बिल्कुल, हमारे बात करने का तरीका, हमारा आई कांटेक्ट कैसे हम बनाते हैं। तो जो शाई इंडिविजुअल है वो आई कांटेक्ट ठीक से नहीं बना पाएगा, और जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो भी उस तरीके से नहीं बना पाएगा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारे हाव भाव, तो ये सबसे हम पहचान सकते हैं कि किसी की मेंटल स्टेट क्या है। लास्ट में जो अगर हम बात जो स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं तो उनके लिए, क्योंकि हमेशा से अगर हम देखें उनको इग्नोर किया जाता है, तो उनको सोसाइटी में वापस लाने की क्या मेंटल हेल्थ पे मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो उनको ठीक कर सकती है कुछ हद तक? नहीं, इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और स्पेशल जो बच्चे होते हैं या डिसेबिलिटीज होती हैं जिन बच्चों को, तो उनके लिए हमारे करिकुलम, पढ़ाने के तरीके, उनसे डील करने के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं। और अगर उसके प्रति लोग संवेदनशील नहीं है, टीचर संवेदनशील नहीं है, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ये हमने अक्सर देखा है प्रैक्टिस में, काफी लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत बुरे रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स नहीं समझते, है ना। तो ये आम लोगों की धारणा ऐसी है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कैसे लोगों की सोच, जैसे हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ जो डील करते हैं,
तो वो गुस्से में भी आ जाते हैं कई बार, हो सकता है गाली गलौज भी कर दें वो, तो उसको हम दिल पे नहीं लेते एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। अभी थोड़े दिन पहले ही ऐसा हो गया कि कोई पेशेंट अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, तो मेरे को तो नहीं रिएक्ट करना था, ये मैं सिखाया जाता है। तो कोई पूछ रहा था डॉक्टर साहब आपको गुस्सा नहीं आया, तो वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस तो आएगा, बट ये कंटेक्स्ट में नहीं आएगा। तो सिमिलरली जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटीज हैं जिनको, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज और अलग से समझ होना जरूरी है। अच्छा, जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे उनको ट्रीट कैसे किया जाता है? क्योंकि हमने जो सुना है कि वहाँ पे खाली उनको बंद किया जाता है या रस्सियों से बांध दिया जाता है, या वहाँ पे कुछ मेडिकेशन भी होती है या काउंसलिंग वाउंसलिंग इस तरह की चीजें होती है? नहीं, अब तो खैर ऐसी जगहें बहुत ही कम बची होंगी, क्योंकि कानून से भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हमारा पहला जो कानून बना मेंटल हेल्थ को लेके 1987 में, तो उसके बाद ये 2001 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तमिलनाडु में, जहाँ पे कुछ लोग चेन्स में बंधे हुए थे। तो मेंटल हॉस्पिटल था, वहां पे काफी लोग चेन्स में बंधे हुए थे, तो 28 लोग जिंदा जल के मर गए क्योंकि वो चेन्स में बंधे थे। जो नहीं बंधे थे वो तो दीवारें फांद गए। तो ये 2001 में इंस्टेंस ऐसा होता है। उसके बाद भी अथॉरिटीज उतना नहीं अलर्ट होती। 2017 में जाके फिर ये कानून बनता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, अमेंड 30 सालों के बाद जाके अमेंड होता है। उसके बाद भी चेंजेस इतनी जल्दी से नहीं आती। तो लॉ जो है वो एक अपना कोर्स लेता है, और समझ जो है सोसाइटी की वो भी उस तरीके से बनती है। तो ये गलत धारणा है कि वहां पे बांध के ही रखा जाता है। हाँ, हो सकता है कुछ जगह ऐसी हो जहाँ पे, या कुछ कई बार मरीज की सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको रेस्ट्रेन करना पड़ता है, तो फिजिकल रेस्ट्रेन एक तरीका है। फिर दवाइयों के जरिए से भी रेस्ट्रेन करते हैं हम, इंजेक्शन वगैरह देके वो भी करते हैं। और लोगों में गलत धारणा ऐसे भी बनती है क्योंकि मूवीज में जो दिखाया जाता है उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये बहुत मायने रखता है कि कैसे चीजें। या सर, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की हम बात करेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं अभी स्ट्रेस में जा रहा हूँ या मुझे वो जो है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, स्ट्रेस के बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, इमोशनल मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। फिजिकल पल्स रेट बढ़ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीना आ जाना, मुंह सूख जाना, ठीक है। साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उसको एंजाइटी फील होगी, अनईजीनेस फील होगा। और उसके बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस, कोई इतना परेशान हो सकता है कि वो दूसरे पे चिल्ला देगा, हो सकता है खुद को इंज्योर कर ले, दूसरे को इंज्योर कर दे, गाली गलौज पे उतर आए। तो ये स्ट्रेस के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। सर, लास्ट में मतलब क्या मैसेज रहेगी आपकी जो हमारे व्यूअर्स हैं मेंटल हेल्थ को लेकर? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो करीबी हैं उनसे आप डिस्कस करें, और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूर हेल्प लें। एक रूटीन कंसल्टेशन भी, अब तो ये भी माना जा रहा है कि एक रूटीन कंसल्टेशन भी होना चाहिए, और स्कूल्स में भी अलग से जो काउंसलर्स हैं वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कोई बीमार हो तो ही हमने एड्रेस करना है, रूटीन में भी स्क्रीनिंग होती रहे। तो हर इंडिविजुअल की ये जिम्मेवारी है कि खुद का और अपने जो सगे संबंधी हैं आसपास, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे, और जैसे ही कोई साइन नजर आए तो तुरंत मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिला जाए। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे फिर इसको स्ट्रेस को कम करने के लिए दूसरे रास्ते भी अपनाते हैं, जैसे हमने ड्रग्स का हुई सूरत हाल हमने देखी, वो कहीं ना कहीं फिर हमें दूसरे चीजों में फंसाती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बात की मेंटल हेल्थ को लेकर।